नमस्कार YouTube चैनल शिक्षालय में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस में हम अभी तक कैटायंस का जिक्र कर चुके हैं, एनायंस का जिक्र कर रहे हैं। आइए आप समझते हैं कि नाइट्रोजन किस तरीके से नाइट्राइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है आयन और आपके बहुत काम आने वाला है। नाइट्रोजन जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं उसका एटॉमिक नंबर है 7। अब आप सिलसिलेवार तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको ये समझना है कि क्या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा या देगा। तो वो जानने से पहले हमें क्या करना होता है, हमें ये समझना है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, यानी उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन 7 है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7 ही है। ठीक है, इसके बाद एटम इलेक्ट्रॉन लेगा देगा या स्टेबल है वो जानने के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए कई बार हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है समझाने के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा कोई एलिमेंट, देगा या फिर स्टेबल ही है। तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप शेल्स लिख लीजिए, KLMN, बहुत सारे शेल्स होते हैं। हमें कितने की रिक्वायरमेंट है अभी पता चल जाएगा। पहले आपको मैं रिवाइज करा दूं कि K शेल को n=1 भी कहते हैं, L को n=2 भी कहते हैं, M को n=3 भी कहते हैं। मैं चाहती हूं कि आप इस बात को दोबारा से सुन लीजिए कि K शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। पर अगर M शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाते हैं तो कोई भी एटम स्टेबल होता है। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और समझिए कि वो एटम जिनके आउटरमोस्ट शेल में, अगर उसके पास एक ही शेल है यानी K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो, अगर ज्यादा शेल्स हो K के अलावा तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन्स तो होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन्स है मतलब एटम स्टेबल है, यानी किसी को इलेक्ट्रॉन्स देने की या किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की उसको आवश्यकता नहीं है, वो स्टेबल है। राइट, अब देखते हैं नाइट्रोजन का क्या केस है, वो कितना स्टेबल है भी या नहीं, इलेक्ट्रॉन देगा लेगा क्या करेगा। ठीक, चलिए अब माना कि यहाँ पे एनायंस लिखा है पर अपने आप से भी तो हमें एनालाइज करना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स, अलग अलग शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगरेशन कहलाया जाता है। चलिए पहले शेल में नियम के हिसाब से हम 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकते हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हम दे देते हैं, यानी K शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए। L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 7 तो थे ही, 2 इधर दे दिए यानी 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ओके, इसका मतलब M शेल की तो हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो L शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं, होने चाहिए थे 8, हैं सिर्फ 5। तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद कीजिए कि किसी भी आउटरमोस्ट शेल में के अलावा, K शेल के अलावा बाकी के शेल्स में स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, याद है ना। अगर 8 का आधा 4 है तो वो एटम किसी और से, किसी एक पर्टिकुलर एटम से या मल्टीपल एटम से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। कब, जब किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 4 से भी कम है, 1 है, 2 है या 3 है, तब तो स्थिति गंभीर है ना, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। ठीक, लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 6 है या 7 है, तो वो क्या करेगा भाई, वो कोशिश ये करेगा कि इलेक्ट्रॉन ले ले, क्योंकि 8 से तो स्टेबिलिटी होती है, 8 का आधा हुआ 4, 4 पे शेयरिंग करता है, तो वो ये कहेगा मैं 4 से तो ऊपर ही हूं ना, मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैं किसी को दूंगा थोड़ी, मैं तो लेने वाला हूं किसी से, कोई मेरी हेल्प कर दे, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो मैं स्टेबल हो जाऊं। राइट, तो इस केस में, नाइट्रोजन के केस में, इसके आउटरमोस्ट शेल में 5 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इस कैटेगरी में आ जाता है जहां पर इलेक्ट्रॉन लेकर अपने आप को स्टेबल करता है कोई भी एटम। राइट, चलिए एक बार इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने का एक ही कारण है कि आपके दिमाग में चीजें बिल्कुल दुरुस्त हो जाए, क्योंकि आप अभी नए नए लर्नर्स हैं, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार सुन रहे हैं। तो प्रोटॉन इसमें कितने होंगे, 7। न्यूट्रॉन कितने हैं, अभी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। शेल्स कितने बनाएंगे बच्चों, 2 ही बनाएंगे। पहला शेल K है,
जिसको हम n=1 भी कहते हैं, 2 ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें आते हैं, अभी बनाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा शेल बना लेते हैं हम L। L में L को हम n=2 भी कहते हैं, आप जानते हैं ना ये बात। चलिए, तो K शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, बना लिए। L शेल में हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, यानी हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का हमें इनटेक करना है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने चाहिए बाहर वाले शेल में, तब कहीं जाके नाइट्रोजन स्टेबल होगा। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? नाइट्रोजन विल एड ऑन, 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा ये? भाई 5 थे तो 3 ही लेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और ये बात समझिए कि ये जो 3e, ये जो साइन है ना बेटा, ये माइनस को नहीं रिप्रेजेंट करता, ये रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स का नेचर ही नेगेटिव होता है। तो कभी भी आप E के पास ये वाला साइन देखें तो इसको माइनस नहीं समझना है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नेचर दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ही होते हैं। चलो, नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो डेफिनेटली नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ एक छोटा सा पॉज फिर लीजिए, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप ये जो 3 नेगेटिव लिखेंगे, ये सबस्क्रिप्ट में तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे, सुपर स्क्रिप्ट में भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं लिखना, आपके राइट हैंड साइड में लिखना है। आपका जो राइट हैंड साइड है उस पे लिखना है। तो मेरा राइट हैंड साइड ये हुआ ना, आपका भी राइट हैंड साइड लिखते वक्त यही होगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं अपने आउटरमोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं। क्लियर? चलिए, अब समझने वाली बात कुछ और भी है। ये जो है ना, ये है नाइट्रोजन एटम, नाइट्रोजन एटम, और ये न्यूट्रल है। कोई भी एटम जब तक इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन नहीं करता है, ठीक है, तब तक वो एटम हमेशा न्यूट्रल होता है। भले ही आप कैटायंस का केस पढ़ते हो, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जब तक इन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को नहीं दिया था तब तक ये न्यूट्रल थे। जब दे दिया तब ये आयन बन गए, पर्टिकुलरली कैटायन बन गए। सिमिलरली नाइट्रोजन से पहले हम क्लोरीन पढ़कर आए हैं, जो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हुआ था। ऑक्सीजन पढ़ के आए हैं, ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ था। और हम नाइट्रोजन पढ़ रहे हैं जो नाइट्राइड आयन में कन्वर्ट होगा। ये जितने भी एटम्स थे, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके पास भी जब तक इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए नहीं तब तक ये सब न्यूट्रल थे। नाइट्रोजन भी यहाँ न्यूट्रल है क्योंकि इसने अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। यहाँ नाइट्रोजन की आइडेंटिटी बरकरार है, लेकिन जब नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो इस पे 3 नेगेटिव चार्ज आ चुका है, इसलिए अब ये जनरली आयन कहलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी आयन पे अगर नेगेटिव चार्ज है तो हम इसको स्पेसिफिकली एनायन कहते हैं, यानी नाइट्रोजन क्या हो गया? एनायन। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए कि नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, इसलिए वो नाइट्रोजन अब जिस पर 3 इलेक्ट्रॉन है उसको आप कहेंगे नाइट्राइड। ओके, यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और बहुत ही गंभीर बात सुनिए। आप हमेशा याद रखिए, यहाँ देखिए, आप इसको समझिए कि ये जो N3 होता है ना, N3 नहीं, N3 नेगेटिव, ये कहलाया जाता है नाइट्राइड, IDE, नाइट्राइड। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ D की जगह T कर दिया तो स्थिति गंभीर हो जाएगी और आपके नंबर कट जाएंगे। रीजन है कि ये जो NO2 नेगेटिव होता है ना, ठीक है, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है। पॉलीएटॉमिक हम बाकी आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। ये होता है नाइट्राइट, ITE। समझ रहे हैं ना कितना फर्क हो गया IDE और ITE में। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि NO3 नेगेटिव ये भी एक पॉलीएटॉमिक आयन है, ये कहलाया जाता है आपका नाइट्रेट, ATE। अब देखो कितना फर्क हो गया, IDE, ITE, ATE। तो ये जो है ना, इनका नेचर, इनकी प्रॉपर्टी,
ये कौन से फॉर्म के आयन है, पॉली एटॉमिक है, जबकि ये तो एक सिंपल आयन है ना, सिंपल आयन या फिर मोनो एटॉमिक आयन। इसलिए ध्यान रखिए कि N3 नेगेटिव नाइट्राइड, NitriDe, ठीक है ना, DE लिखना है यहाँ पर। समझ गए ना क्यों DE लिखना है, क्योंकि ये तो कुछ और ही है, नाइट्राइड और नाइट्रेट। नाइट्राइड मतलब N3 नेगेटिव। ठीक, एग्जाम में अगर आप नाइट्राइड में कंफ्यूज हो जाए नाइट्राइड और नाइट्रेट से, तो सिर्फ आयन लिखकर आ जाओ, काफी है। या फिर आप एनायन भी लिख सकते हैं। एनायन तो याद रहेगा ना, हमने कल समझाया भी था इससे पहले वाले लेक्चर में कि जो कट जाता है वो कैटायन होता है, लेकिन ये तो सिंपल है, सिंपल सा एक नेगेटिव साइन लगा है, कटा तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स ये एनायन है, राइट। ओके फाइन। तो अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इस कंडीशन में एक ही नाइट्रोजन एटम है, कहने का मतलब सिर्फ एक ही नाइट्रोजन एटम है, क्योंकि एक ही नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है और अपने आप को स्टेबल कर रहा है। एक ही एटम की कहानी है, इसलिए ये जो नाइट्राइड है ये भी एक ही एटम की कहानी है ना, इसी ने इलेक्ट्रॉन्स लेकर अपने आप को स्टेबल कर लिया। क्योंकि एक एटम का आप जिक्र कर रहे हैं, इसीलिए इस आयन को आप मोनो एटॉमिक आयन भी कहते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है ना, मोनो एटॉमिक आयन यानी एक ही एटम में इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से वो आयन बना है। अगर इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, देता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के केस में, तो वहां भी क्योंकि एक ही एटम ने देना किया था इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी मोनो एटॉमिक आयन ही कहलाए जाएंगे। क्लोरीन या फिर ऑक्सीजन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स लिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वहां भी सिर्फ एक एक एटम ही इन्वॉल्व था, इसलिए वो भी मोनो एटॉमिक आयन कहलाए जाएंगे। ठीक है, पॉली एटॉमिक आयन ये होते हैं, इनका जिक्र तो आज हमें करना नहीं है। तो आप समझ गए, यहाँ तो देखिए डिफरेंट एटम्स है ना, नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, वो भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है। तो आज इसका केस हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए मोनो एटॉमिक आयन क्या है, तो आप उसमें कोई भी आयन लिख सकते हैं, केटायन भी लिख सकते हैं, एनायन भी लिख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए मोनो एटॉमिक एनायन, तो आपको नेगेटिव चार्ज वाले आयंस लिखने हैं, क्लोराइड हो गया, ऑक्साइड हो गया या नाइट्राइड हो गया। अगर आपसे पूछा जाए मोनो एटॉमिक कैटायन, ठीक है, जनरली पूछते हैं, नाम लेके नहीं पूछ रहे कि सोडियम या मैग्नीशियम, तो आप कोई भी मोनो एटॉमिक कैटायन अगर पूछा जाए तो पॉजिटिव चार्ज वाले लिखेंगे। आपने सोडियम पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम पढ़ चुके हैं, एल्यूमिनियम पढ़ चुके हैं। कैटायन समझ गए ना, हमेशा याद रखेंगे, ये लाइन जो कट गई है वो कैटायन है, और कटने के बाद तो ये पॉजिटिव ही हो जाता है। जो लाइन नहीं कटी है यानी वो एनायन है, राइट। ओके फाइन। तो आई थिंक मैं आपको सब कुछ बता चुकी हूँ जो इम्पोर्टेंट था। हमेशा याद रखिए, एटॉमिक नंबर तो आपको पढ़ते पढ़ते याद ही हो जाएंगे, तो एटॉमिक नंबर लिखिए, एटॉमिक नंबर लिखने के बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जिक्र होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी भी किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए जब कभी भी आप कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का ही जिक्र होता है। एक और चीज सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना आउटर मोस्ट शेल में होता है। हायर क्लासेस में आप और भी चीजें पढ़ेंगे, फिलहाल इनिशियल स्टेज में ये समझिए, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का लेना होता है या आउटर मोस्ट शेल से ही इलेक्ट्रॉन का देना होता है। ये जो आउटर मोस्ट शेल होती है, इस आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट आप चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, पर अगर आप कहीं पर देखते हैं कि वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स दिए गए या वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए, तो आप समझ जाइए वैलेंस शेल का मतलब आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर में आपने नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन में कैसे कन्वर्ट होता है वो सुना। हाँ, एक और चीज सुन लीजिए, आपकी किताब में लिखी होगी, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इस चीज को भी सुन लीजिए। देखिए, नाइट्रोजन है ना, ये वाला नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 थे ना, सिर्फ 7 ही थे। 7 में से आउटर मोस्ट शेल में तो 5 थे, लेकिन जब ये नाइट्राइड में कन्वर्ट हो जाता है यानी N3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो 5 तो इसके पास टोटल थे ही। अब इसके पास 3 इसने ले लिए, यानी ये यहाँ 5 की जगह कितने हो गए हैं, 8।
तो 8 और 2 कितने होते हैं 10, यानी N3 नेगेटिव में कितने हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन्स 10। तो 7 में से अगर आप 10 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा ना, ठीक है, -3 आ जाएगा। क्योंकि सिंबल में हम -3 नहीं लिखते, 3 माइनस लिखते हैं, इसलिए भी यहाँ पर 3 माइनस चार्ज है। तो किताबों में ये कैलकुलेशन दिखा रखा है कि नाइट्रोजन एक न्यूट्रल एटम होता है, आप पढ़कर आए हैं, उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 ही थे। ये मैं 5 हटा देती हूँ आउटर मोस्ट शेल के, आप 7 याद रखिए। लेकिन जब इसने अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश की तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, यानी जो नाइट्राइड आयन था उसके पास टोटल काउंट जो था 2 और 8 10 का हो गया। तो जो ओरिजिनल एटम था उसमें से नाइट्राइड आयन अगर आप बैलेंस कर रहे हैं तो बैलेंस करने पे आप पाएंगे कि -3 का फर्क है, ठीक है ना। तो ये -3 को इससे कॉम्प्लीमेंट करके आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज क्यों है। लेकिन ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बात खत्म। एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपसे मोनो एटॉमिक एनायन के बारे में पूछा जाए या कैटायन के बारे में पूछा जाए, आप सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए, आपको एटम का स्ट्रक्चर बनाने की, इलेक्ट्रॉन्स लेगा, ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये लिखनी है, सिर्फ ये रिप्रेजेंटेशन होना है, एंड दैट्स ऑल। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये तो इसलिए बनाया है ताकि आपको याद रहे, आप चीजें समझ सकें और आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए कि प्रोटॉन तो अपनी जगह बैठा है, इलेक्ट्रॉन्स का ही लेन देन हो रहा है आउटर मोस्ट शेल से, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपके दिमाग में चीजों को बिठाने के लिए है कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। धीरे धीरे जैसे आप केमिस्ट्री और समझने लगेंगे, इस सब रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में भी इस रिप्रेजेंटेशन की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख कर आना है। ये न्यूट्रल है, नाइट्रोजन है, ये एनायन है, नाइट्राइड है, ये इंपॉर्टेंट है। नाइट्राइड भूल जाओ तो एनायन लिख कर आ जाओ, इतना भी काफी है, ठीक है ना। चलिए, और लास्ट में ये याद रखिए कि एनायन स्पेसिफिकली नेगेटिव चार्ज कंपोनेंट, कैटायन स्पेसिफिकली पॉजिटिव चार्ज कंपोनेंट, आयन, ठीक है, पॉजिटिव है तो आयन जनरली बोलेंगे, अदरवाइज कैटायन, नेगेटिव है आयन जनरली बोलेंगे, अदरवाइज एनायन। सो आई होप मैंने आपको सब कुछ याद दिला दिया है, ठीक है। चलिए, केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव रहना, और डाउट्स पूछते रहिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।